वो बात सही है, कहीं से पढ़ लो, लेकिन दिन में एक बार मेरे साथ में मुलाकात जरूर हो। ये इससे बच्चा थोड़ा बहुत नर्वस होता है, थोड़ी डिमोटिवेट होता है। क्यों टीचर टीचर कोई भी हो, बच्चे का विश्वास बढ़ता है टीचर से बात करके, वो जरूरी है। देखो हम चाहे कितने भी प्रयास कर ले, कितना भी कोशिश कर ले, बच्चे को करना बाद में वही होता है जो उसके खुद के दिमाग में होता है। हमारे हमें बच्चे समझते हैं कि तो ऐसे ही पता नहीं इनका क्या लालच होगा, क्लास में बोल दिया। कई बार तो जैसे बच्चे ये भी गलत समझ लेते हैं, मैं बोलता हूँ कि इधर उधर मत भटकिए। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं भाई किसी से इनसिक्योर हूँ। मेरी अपनी एक अलग पहचान है, मुझे क्या फर्क पड़ता है किसी से। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये होता है कि स्वयं में समय दीजिए, सेल्फ स्टडी को समय दीजिए, हवा में मत उड़िए। क्योंकि जब तक बच्चे ने दूसरे ने सवाल कराया कर लिया, कुछ बच्चे में तो मैं ऐसे बता सकता हूँ कि जो सुबह से शाम आप जो चैनल खोलोगे ना उसमें मिलेंगे। स्टाम्प ले आओ, अगर हम कहीं गलत है तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे अगर नौकरी मिल जाए। कुछ ऐसे छुपे रुस्तम है जिन्होंने अपने बेचारे को, मैं ये नहीं कह रहा हमें ही पकड़ो, मैं ये कह रहा टूटे फूटे किसी को भी पकड़ लो, लेकिन एक को बस पकड़ लो। मतलब ये नहीं है। चालू है। बात वो है, इसमें चाहे सुमित हो या बाकी कोई भी हो, भाई देखो हमारे जो दिमाग की प्लानिंग होती है वो कोई ही सीमित बच्चा होता है जो समझ पाता है, जो इम्प्लीमेंट कर पाता है अपने जीवन में। हमें पता है कि लास्ट में विलन हमें ही बनना है। बच्चे ने अपनी तो देखनी है नहीं। भाई तूने सुना भी है कुछ ना करनी, हमने कहा तो करनी वही है जो खुद के दिमाग में या अपने हिसाब से, अपना जो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, बस करना वही है। नहीं तो मशीन जैसे हम लोगों ने 70 या 80 घंटे में पढ़ा है। डेली के 2 घंटे बैठ के शांति से नोट्स खोल के पढ़ना शुरू कर दें, 50-55 नंबर सेट है। 30-40 से कम तो आते ही नहीं, इतने चैप्टर है वो। तो वही है ना कि पढ़ नहीं रहा बच्चा। जैसे पावर या ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हुआ है तो इससे 12-15 सवाल है इन चैप्टर से, 10 से तो ज्यादा ही ज्यादा है। तो चीजें तो सारी है, लेकिन या तो जीवन में खुद के हिसाब से कि बस ये तो मैं तो ये करके देखूंगा, ये करके देखूंगा। और इसलिए हमें पहले ही पता भी है, मैंने क्या कहा था आपको कि मुझे पहले ही अंदाजा रहता है कि इसका क्या है, इसका क्या है। कुछ लोगों का ये चल रहा है कि बस तैयारी का नाम है।
पूरा दिन भर तो बेचारे बैठे हैं, पूरा दिन भर अपने आप को समय ही नहीं दे रहे रिवाइज करने का, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे। सेल्फ स्टडी करना कंपटीशन पास करने की जड़ है। एक ये बीमारी दे दी इसमें कमेंट वाली, आधे ज्यादा बेचारे इसमें बर्बाद है, पता नहीं क्या क्या अपना लिखते रहते हैं। अपनी प्लानिंग को खुद के द्वारा ही बनाई जा रही हो, खुद ही अपना लगाव कर रहे हैं। बल्कि इसमें मुझे वो बच्चा सही लगा और पढ़ भी रहा। जैसे वो बाल मुकुंद रात को 10 साढ़े 10 बजे आया कि सर मैंने ये प्लानिंग बनाई है, कैसी है? तो बढ़िया बना रखी इसने। मैं बोला देख बढ़िया है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कर ले, कुछ परिवर्तन करने होंगे तो मैं बता दूंगा। उसमें उसका सेल्फ स्टडी का समय है, इसका उसमें सिर्फ एक क्लास है जो उसने लगा रखी है कि मुझे सर की एक क्लास देखने, जो हम शाम को ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, या उसने 1 घंटा दे रखा है कि जो भी सर क्लास में पढ़ा रहे हैं अभी उसे रिवाइज करना है। नहीं तो उसमें कंप्यूटर भी है, मशीन भी है, बढ़िया है। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, नहीं तो पेपर में जाके जो हम लोगों ने कराई वो, मैं तो और ये प्रयास कर रहा हूँ कि अगर ये घर पे नहीं भी देख पाए ना इन चीज़ों को, जब मैं ऑब्जेक्टिव भी लगवा रहा हूँ तो मैं रटवा नहीं रहा हूँ। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इन्हें थोड़ा सा यही समझा के चलूँ ताकि बाद में इन्हें थोड़ा सा याद रह सके। तो एक प्रॉपर सेल्फ स्टडी का टाइम होना बहुत जरूरी है। यहाँ आए या कोई बच्चा ऑनलाइन देखे, सेल्फ स्टडी 2 घंटे हो 3 घंटे हो अपनी, जैसे मैंने कल बताया भी प्लानिंग में कि संडे को अपनी खुद की कमियों पे काम करने के दे दीजिए। ऑब्जेक्टिव से रियल नॉलेज जज नहीं हुई, ऑब्जेक्टिव से तो बच्चा एक हवा महल टाइप में तैर रहा है। बेटा लिख के देखो, एक दिन मैंने देखो लिख के दिखाया बच्चों को, लिखवाया इनसे, सब जमीन पे आ गए। जब लिख के देखने का एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना, उससे संबंधित बिंदु है क्या क्या जरूरी वो लिख लो, देखो कैसे पास नहीं होते। तो महत्वपूर्ण है सेल्फ स्टडी का समय खुद को देना। जैसे 8 बजे यहाँ से छुट्टी हुई, 9 बजे छुट्टी हुई, तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे मेरी तो क्लास है, दिन में कितनी ले लूंगा क्लास में? 4 क्लास होगी मेरी, है जी। इन्हें हटा दो। 14 घंटे की हमने 14 घंटे की पढ़ने की प्लानिंग डिस्कस की थी, है जी। बाकी कितने बच गए? 4 हटा दो, 9 तो फिर भी बच रहे ना। तो 9 प्लान होना चाहिए सेल्फ स्टडी के हिसाब से। कंप्यूटर में गुरुजी ने जो चीजें बताई अपना लो, पीडीएफ में जो मिला उसे ले लो। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कंप्यूटर के नोट्स बनाने, देखो जितना डाटा हो सके उसे इकट्ठा कर लो बढ़िया से। प्रतिदिन 1.5 से 2 घंटे छाप लो कि हमें देना ही देना भाई। इसमें कोई भी किताब ले लो मार्केट से, भाई देखो अल्टीमेटली हमें 20 नंबर वहां भी तो लाने हैं, कंपलसरी है। तो हमें पता है कि मेरिट के साथ साथ हमें ये भी करना है। कुछ बच्चों का रियली में बताओ इतना स्मार्टली वर्क रहा लास्ट टाइम, जितने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए, कि क्योंकि समय का क्या है, 50 सवाल करके क्या फायदा। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल से मैं भी खुश था, मैंने कहा बढ़िया है कि सर हमने 28-30 सवाल लगाया और हमें पता था कि इनमें से हमारे डेफिनेटली 25 सही है, इसमें से हमारे 25 सही है, तो फिर ज्यादा समय क्यों खराब करना था। कुछ बच्चे 50 के 50 लगा के आए, कितने रह गए? 17 रह गए। तो एक्यूरेसी पे काम करने की आवश्यकता है। जैसे अभी एक छोटा सा पेपर करा है बच्चों मैंने, तो इसमें जो सही सवाल वो 36-37,
और 50 गलत। 50 गलत के नेगेटिव मार्किंग काटो। अब बताओ कितना बड़ा गुनाह कर दिया। उस पे काम करो। तो सेल्फ स्टडी का समय खुद को देना बहुत ही आवश्यक है। फुल लेंथ पेपर अभी मत लगाओ, अभी डिमोटिवेट हो जाओगे। फुल लेंथ पेपर पूरे को रिवाइज कर लो। जैसे मैं ये तब कहूंगा जैसे ही आपके 40 विषय पूरे होंगे, 40 सब्जेक्ट चैप्टर मैं बोल दूंगा, मतलब जनरेशन खत्म हुआ मैं बोल दूंगा अब लगा सकते हो। 10 सवाल को देखकर परेशान मत हो। जैसे हमने कल देखा होगा मेटल हैलाइड लैंप, है ना, मतलब कुछ ऐसे 10 सवाल ऐसे मिलेंगे तुम्हें पेपर में जिनके लिए तैयारी ना होती, जनरल नॉलेज का था, मतलब नॉर्मल सवाल आता होगा तो कर लेंगे, तो 10 सवाल के लिए प्लानिंग हो ही नहीं सकती। छोड़ दो 10 को, 140 के लिए प्लान हो सकता है, उन्हें सॉलिड करो। इतने तगड़े से पढ़ो और सवाल को पढ़ लो, सवाल को अच्छे से पढ़ो तब टिक करो। ट्रांसफॉर्मर से कितनी आसान चीजें हैं, जनरेटर से कितने आसान चीजें हैं कि साइलेंट पोल को कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी वाइंडिंग कहाँ पर है। आपको करा तो रहा हूँ पेपर, न्यूमेरिकल भी अगर आएंगे तो बहुत छोटे छोटे, जैसे 19 वाले को बच्चे कह रहे हैं बहुत टफ था जी। हाँ ठीक है भाई, तुम लोगों को लगा टफ, बढ़िया बात है, लेकिन न्यूमेरिकल तो देखना। औसत मान बताओ ट्रांसफॉर्मर में ये आपका। अब बच्चे ने 4.44 रट रखा, वो ऑप्शन ए में है, धड़ाक से लगाया उसने। तो अपना सेल्फ स्टडी का समय बच्चे का खुद पे काम करने के लिए बहुत आवश्यक है कंपटीशन को पास करने के लिए। दिन में आपको समय मिलता है 3 से 4 घंटे, दिन में समय मिलता है, रात को समय मिलता है आपको, 3-4 घंटे दिन में दो, 2-3 घंटे रात को दो, बढ़िया है, क्या प्रॉब्लम है। जैसे कंप्यूटर का है, उसका टाइम दो, जैसे पूरा पढ़ चुके पुरानी चीजों को उनका रिवीजन का समय दो। फिर जो टॉपिक हम लोगों ने कर चुके उसके खुद से शॉर्ट नोट्स लिख के देखो। मतलब सेल्फ स्टडी होना बहुत जरूरी है। सिर्फ मेरा ये कहना बिल्कुल नहीं है कि तुम किसी अन्य को फॉलो मत करो, ऐसा नहीं है। जहां काम की चीज मिले समेट लो, लेकिन अब समय नहीं है भाई। सब टीचर ही तो है, कोई तुम्हें इलेक्ट्रिशियन की बजाय मैकेनिकल तो पढ़ा नहीं रहा, सब अध्यापक ही तो है। सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे को सफलता मिल जाए, लेकिन सब अध्यापकों ने तो प्रयास किया सुबह से शाम तक। आप लोगों ने खुद में क्या किया बच्चों? आपने खुद में तो कुछ नहीं किया ना। सामने ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने लगवाए, आपने सुने, आपने थोड़ा दिमाग लगा लिया, तो आपका खुद का तो प्रयास कम है इसमें, लेकिन टीचर का मेहनत ज्यादा है। इसीलिए सेल्फ स्टडी की आदत बनाओ। जैसे और समय की कीमत को समझिए, ये नहीं कि आए थे खाना खाने जी चलो 1 घंटा थोड़ा इधर कोई ले ले, इधर घूम ले। समय की बचत करना सीखो। ये ऑनलाइन में भी है बच्चे, इन्हें भी मैं यही समझाता हूँ, यही बोलता हूँ कि आप सुबह से शाम तक, भाई ये ऑनलाइन तो यहाँ ऑनलाइन। और ये नहीं है, कुछ बच्चे साइलेंट किलर होते हैं, ये कभी कमेंट नहीं करते, लेकिन जब रिजल्ट आता है खतरनाक, जी हम तो सेलेक्ट हो गए। उन्हें कोई मतलब नहीं है। तुम सुबह खोलो क्लास, तब भी किसी भी खोल लो, उसकी हालत तो यह है जहां 100 बच्चे भी देख रहे होंगे बेचारे, तब भी इनमें भी होंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। और सेम, सबको सेम कमेंट, यू आर ग्रेट। इसलिए मैं नहीं चक्कर में पड़ता, सबको आप ग्रेट हो, आप भगवान हो। तो मैं जब किसी की क्लास को फ्री होता हूँ मैं देखता हूँ,
यही सेम कमेंट मुझे भी कर दे, सेम कमेंट बाकी को भी कर देते हैं। तो ये क्या है, बस बेचारे हवा महल में तैर रहे। जब फ्री रहते हो देखो, कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी देखो, लेकिन सेल्फ स्टडी का समय अवश्य रखो। किताब, जो भी ऑब्जेक्टिव की किताब से जब शुरुआत करें, शायद कल में या मंडे में किताब भी आ जाएगी, बोल तो रहे थे सैटरडे को ही, लेकिन आ भी गए सैटरडे को, तब भी 1-2 दिन बाद मिलेंगे, क्यों वहां के पहले प्रॉपर गिनती होती है, चेकिंग वेकिंग होती है, कोई पेज मिसिंग तो नहीं है। भागम भाग नहीं करना। शुरुआत के चैप्टर है, हमने ऑनलाइन कर लिया, 1 बजे भी मैंने कराया ऑब्जेक्टिव, क्योंकि जैसे 60 चैप्टर है उस हिसाब से मैं ऑब्जेक्टिव भी लगवा दूंगा। उस किताब से टॉपिक वाइज सब कुछ खत्म कर लो और फिर चलना फुल लेंथ वालों का। उस पूरी किताब को सॉल्व करके 30 दिन में, नेक्स्ट 30 डेज फुल लेंथ 50 पेपर पर, तब आएगा आत्मविश्वास, तब होता है एग्जाम पास। मैं रियली बता रहा हूं कि बेटा, मैंने बच्चों आपको 20,000 सवाल करा दिए, तब भी फायदा नहीं है। 20,000 तब भी फायदा नहीं है। क्यों? आप मजबूर नहीं हुए दिमाग चलाने के लिए। भाई आपको आता है नहीं आता है, 1 मिनट के बाद तो मैंने टिक लगाना ही है। लेकिन जब आप खुद से कर रहे होंगे ना तो मजबूर है, नहीं यार कुछ भी हो जाए ना, इसे मैं ढूंढूंगा, नहीं आ रहा है मैं नोट्स उठाऊंगा, मैं नोट्स पढ़ूंगा, लेकिन मैं ढूंढूंगा। जब आप इसे करने के लिए ढूंढेंगे, नोट्स को उठाएंगे, तो 10 चीज और पढ़ के आओगे। इसलिए हम लोग तो प्रयास करेंगे ही, लेकिन आपको खुद से समय रखना पड़ेगा पढ़ाई का आपके यहाँ, ये बहुत जरूरी है। इन क्लासेस के साथ बैलेंस करना है। ये नहीं होना चाहिए कि तो सुबह तो हमने गुरुजी क्लास कर ली, अब हम जाके पहले सोएंगे, फिर हम देखेंगे, फिर हम दोपहर क्लास कर लेंगे, फिर हम शाम की। तो भाई जो गैप है ना, वो कैसे यूज करना है। 8, 9, 10, कभी कभी आएगी मेरी 10 बजे क्लास, डेली तो आएगी नहीं, क्योंकि आजकल जो ये जे वाले बच्चे हैं उनका गुरुजी रीजनिंग करवा रहे हैं, तो मैं वहाँ 2 आवर के लिए लगभग फ्री हूँ, तो उसमें मैं कुछ आपके फुल लेंथ के पेपर तलाश रहा हूँ, क्या दिया जा सकता है पुराने वाले को मॉडिफाई करके नया सा, उस पर काम कर रहा हूँ आजकल। तो 8, 9, 10, 11, 12, 1 बजे तक, 3 और 2 5 हो गए। 1 बजे मैं 30 मिनट ही तो पढ़ा रहा हूँ यार, तो 30 मिनट तो बच्चा नॉर्मल ऐसे घूमने घामने में दे देता है। तो उस 30 मिनट की क्लास को अपने लंच टाइम में एडजस्ट करो ना, 1 घंटा जो लंच का है, फिर 2:30 बजे से शुरू करो, 2:30, 4:30, 2 घंटे ये हो गए, 5 घंटे का गैप ये था, 2 घंटे वो थे, 7 हो गए। फिर यहां से तुम 8 बजे फ्री होके गए, डिनर कर लो, और कम से कम 2 घंटे तो फिर दो पढ़ाई को। तो फिर देखो कि कैसे रिजल्ट आता। और अब ये समय है कि जो कंटेंट है ना बेटा, उसको पढ़ो। अब आप 20 किताब अपने सामने रखोगे तो बर्बाद हो जाओगे, कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, अब क्या करूं ऐसी स्टेज में। नोट्स है उठाओ, पढ़ना शुरू, पॉइंट बनाओ उनके, 2 से 3 बड़े बड़े सूत्र के चार्ट तैयार करके जहां सो रहे हो उसके सामने चिपका दो। सुबह उठते ही 5 मिनट बैठ के, भाई V बराबर आई यार, ये था, इसमें ये था, जब सारे सूत्र यार, ऑब्जेक्टिव भी बढ़िया, ऑब्जेक्टिव सूत्र से ही तो बनते ज्यादातर। किसी ट्रांसमिशन लाइन में लंबाई को बढ़ाएंगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सूत्र पता है तो कर लोगे। तो सूत्र से थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों मजबूत। चलो जी, अंडरग्राउंड केबल कराते हैं।
भूमिगत केबल। ना ना, अब तो धीरे धीरे समाप्ति की तरफ है, अब क्या छोड़ना, अब छोड़ना नहीं है। अरे डीसी सीरीज मोटर करानी रखी तुझे? अ- अरे तो हम लिखाएंगे तुझे, टेंशन क्यों ले रहा है? हम है तो क्या गम है, आ जाओ अंडरग्राउंड केबल पे। अरे फिर वही, इस पे इतना मुद्दा क्यों बना रहे हो? अंडरग्राउंड केबल सीखो। अरे नहीं, हंस नहीं रहे, वो तेरे से प्यार करते हैं सब लोग भाई। अंडरग्राउंड केबल सीखते हैं बेटा, भूमिगत केबल। हमें देखिए इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, हमें सीखना है इसमें कंस्ट्रक्शन, तो यहां से सवाल आता है। इसमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो हमें लिखना है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस, जी मैक्सिमम जी मिनिमम कहां पर होता है ये हमें लिखना है। और टेस्टिंग, मरी और वर्ले, तो वर्ले तो नहीं आता खैर, क्योंकि अगर एक सीख लिया आपने तो दूसरा अपने आप कर लेंगे, लेकिन मरी लूप टेस्ट जरूरी है। तो मरी लूप टेस्ट का हम करते कैसे हैं, मतलब कुल मिला के ये आपके सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है अंडरग्राउंड केबल। मैं तो ये कहूंगा परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन से जरूरी बेटा ये अंडरग्राउंड सिस्टम है। चलो जी जरा इसे सीखते हैं, बनाएं इसे। पहले इसमें ये लिखिए, इस तरफ लिखिए ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। और ये है बेटा अंडरग्राउंड सिस्टम, अंडरग्राउंड केबल। ये कुछ ऐसे बिंदु है बेटा, टेबल बना लो ये। देखो ओवरहेड और अंडरग्राउंड के मामले में हमें तुलना करनी है, कंपैरिजन करना। जैसे ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की अगर हम बात करते हैं तो जो कैपिटल कॉस्ट होता है वो, हाँ जी, कम होता है, अंडरग्राउंड में ये ज्यादा होता है। मतलब जब लाइन हम बनाते हैं उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड केबल की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो बहुत ही स्पेशल कंस्ट्रक्शन होती है, फिर उसको बिछाना ये सब चीजें करने में थोड़ा महंगा है, थोड़ा नहीं काफी कॉस्ट में डिफरेंस है। तो हम लिखते हैं कि यह महंगा होता है और यह सस्ता होता है। ओहो, अच्छा नहीं नहीं, ये मैंने ये लिखे हुए ना, बोला सही मैंने, वो देखा कि मुझे लगा इधर ओवरहेड है। सस्ता होता है, यह महंगा होता है। चलो भाई ये बताओ, अगर
हम फॉल्ट आने की बात करते हैं तो फॉल्ट आने का चांस किस में ज्यादा है? ओवरहेड में। तो हम कहते हैं इसमें फॉल्ट का चांस ज्यादा है। इसमें फॉल्ट का चांस काफी कम है। ठीक है जी, इसमें फॉल्ट का जो चांस है वो काफी कम है। क्यों? हमने एक बार बना दिया, जमीन में अपना रख दिया, लेकिन यहाँ हवा चली तब तार टूटने का डर है, आकाश से बिजली का डर है। चलिए अब ये बताइए जरा कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है या कहीं की जो मेंटेनेंस है वो किस में ज्यादा है? ओवरहेड में। उसमें मेंटेनेंस कम है। इसमें मेंटेनेंस ज्यादा होता है। इसमें मेंटेनेंस कम होता है। तो ये बताओगे कि नजदीकी दूर संचार लाइन से इंटरफेरेंस किसमें होता है? दूर संचार लाइन में इंटरफेरेंस होता है। दूर संचार लाइन में इंटरफेरेंस नहीं होता, ऐसा लिखो। ठीक है भाई। अरे ये ऊपर है ना, इसलिए तो दूर संचार लाइन से इंटरफेरेंस है, इसका कोई लेना देना ही नहीं बेचारे का। ये बताइए, फॉल्ट को पकड़ना, पता करना भाई किसमें कहाँ फॉल्ट हुआ है, इसमें फॉल्ट को देखना आसान है। किसमें? अंडरग्राउंड में। अंडरग्राउंड में टेस्टिंग करते हैं हम, वो जो तो मशीन बता रहे हैं वो मरी लोग टेस्ट ही तो करते हैं हम लोग उससे। ऐसे क्या बताऊं? अब यार भाई अब चुप बैठ जाओ, मुझे चित्र दिखाना क्या, वैसे मैं क्या बताऊं, क्या गोल गोल क्या बोल जैसा होता है। अब बैठे रहो, अब पढ़ लो जरा। इसमें दोष को ढूंढना आसान होता है, या दोष का पता लगाना इसमें दोष का पता लगाना मुश्किल है। इसमें दोष का पता लगाना आसान होता है, उसमें मुश्किल है। आकाशीय बिजली का खतरा इसमें है, इसमें कुछ नहीं।
आकाशीय बिजली का खतरा होता है। इसमें आकाशीय बिजली का खतरा नहीं। ठीक है जी, इसमें खतरा है, इसमें नहीं है। पब्लिक सेफ्टी के हिसाब से अच्छा कौन सा है? अंडर पब्लिक सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं। सेफ्टी के लिए इंसुलेशन, तो इसमें तो कहाँ लगाते हैं इंसुलेशन? उसमें तो बहुत अच्छा खासा पूरा लेयर वेयर चढ़ा के जमीन के अंदर रखना है। तो ये ओवरहेड लाइन के लिए है, ये हमारे अंडरग्राउंड केबल के लिए है। और कुछ बचा याद करो, याद क्या सोचना है? दूर संचार लाइन का हो गया, दोष का पता लगाना हो गया, आकाश बिजली खतरा नहीं, पब्लिक सेफ्टी है नहीं, मेंटेनेंस हो गया। हाँ इसमें वैसे तो काफी इफेक्ट है फिर। इसमें कोरोना ज्यादा होता है और इसमें कम का ना के बराबर। क्योंकि यहाँ नहीं है ना कंडक्टर, कंडक्टर नहीं है ना हवा या किसी के संपर्क में। इसमें कोरोना नहीं होता लिखे सीधे। लिख रहे टेबल हो गए। चलो ये अब बनाएंगे हम। ये इसलिए लिखा है क्योंकि चलो इन भाइयों के, भाई और बहनों के भी सुन लो। अरे नहीं, हम तो क्या बात कर रहे हैं, तुम्हारे हम पढ़ाना छोड़ देंगे हम पढ़ाना छोड़ देंगे, तुम्हारे कमेंट जरूर पढ़ेंगे हम। पढ़ाना जरूरी थोड़ा ही है। कंप्यूटर की क्लास होती तो है तुम्हारी शाम को 7:30 बजे, उससे देखा करो यार। और वही सेम चीजें तुम लोगों को देनी है, वही हम वहाँ कंप्यूटर तो पढ़ लो उसको। ये इसलिए लिखा है क्योंकि इनसे एक बार आपके पेपर में ही TG2 में ही एक सवाल आ चुका तुलना करने से। चलो जी अब लिखेंगे अंडरग्राउंड। क्या लिखा तो है, अंडरग्राउंड केवल महंगा बनता है, ये ओवरहेड सस्ता पड़ता है उसकी तुलना में। मेंटेनेंस की बात करें तो वो ओवरहेड में ज्यादा है और अंडरग्राउंड में कम है। चलो भाई बच्चों इसे लिखो, अंडरग्राउंड केबल की बनावट अंडरग्राउंड केबल की बनावट।
अब इसकी बनावट से भी एक सवाल है। इससे न्यूमेरिकल भी आता है भाई। है क्या? हाँ अभी देखते रहो, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है। कभी इस बेचारे को हल्के मिलो तुम। ये हो गया जी। और कंडक्टर। ये बना दी मेटालिक शीट। बनावट से भी सवाल आता है इसका। मेटालिक शीट अभी लिखाऊंगा आपको कौन सी क्या करते किस पदार्थ की होती है। ये होते हैं बेटा यहाँ पैडिंग। फिर करते हैं प्यारे बच्चों आर्मरिंग। और बेटा ये बना दिया सर्विंग।
कोरिया कंडक्टर वही नॉर्मल जो हम एल्यूमिनियम, भाई कॉपर का कर ले लेकिन इरादा मजबूत हो फिर पैसा खर्च करने का। अब देखिए अलग अलग प्रकार के इंसुलेशन है वो भी लिखाता हूँ आपको। मेटालिक शीट होती है बेटा ये एल्यूमिनियम या लेड की बनी हुई बेटा। बेडिंग ये करते हैं हिसेन से या फिर जूट से। आर्मरिंग स्टील से या स्टील हम किससे कर रहे हैं, स्टील या स्टील टैप से, डबल ई एल। और सर्विंग हम जो करते हैं या तो हिसेन से करिए, जूट से, और नॉर्मली आजकल पीवीसी। ठीक है भाई, तुमने कभी देखा नहीं गांव में सण बोलते हैं इसे, रस्सी बनाते हैं इससे, देखा ही नहीं तुम लोगों ने, किसी ने देखा, किसी ने? अब वो तो इंग्लिश में हिसेन जूट, रस्सी बनाते हैं। सण होता है यार, उसे काटते हैं फिर इसे पानी में डालते हैं, इसके ऊपर की बेचारे की स्किन निकाल के, वो पत्ती लेयर निकाल के, छेद पीट के उसे, तब उसे रस्सी बनाते हैं। अब तो पहले तो बहुत चीजें होती थी, अब तो बहुत चीजें छूट गई समय के साथ है। हाँ सड़ाते हैं उसे, सही। तो वो इसेन है, इसी तरह का इसी तर्ज पे जूट होता है, तो उसकी लेयर चढ़ाते हैं। ये करते हैं हम बेडिंग में। ये बना जी अंडरग्राउंड केबल, बनाओ जल्दी। चले लिखे इसके बारे में। हाँ हाँ बना लो। जितने ये बैंड कोटेड होते हैं दोस्त, ये सब इनेमल इंसुलेटेड ही होते हैं। ये मैंने आज बहुत जल्दी बनाया। हम्म, अच्छा मुद्दा बनाओगे सर। अब तो वो बनाया हमने 2 मिनट में, वो बनाया था। नहीं नहीं, ये भी रियली लग रहा है, बस तुमने महसूस नहीं किया ऐसा। जब देखो इस दुनिया में हमारी लड़ाई खुद से है, ठीक है जी। अब देखो मैं दोनों चैनल पे अपने खूब मेहनत करता हूँ, ईएडी वाले पे भी, रमन सर क्लासेस पे भी, दोनों पे। अब लोग इसका पता नहीं क्या क्या निकालते हैं। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है और मेरा कंपटीशन खुद से है, मैं दोनों पे। अच्छा, फिर भी कहाँ है, मेहनत तो लगी रही। कोई बात नहीं, बढ़ने दो। तो क्या हमारा भी तो कंपटीशन होगा ना। देखो, तो मेरा, मैं ये सोच के मेहनत करता हूँ श्याम सुंदर जी की मुझे दोनों चैनल पे जबरदस्त मेहनत करनी है, और मुझे इस वाले से उस वाले चैनल को पीछे हटाना है। ठीक है जी, वो सोच के मैं पूरी दोनों पे, मैंने कहा दोनों प्लेयर, दोनों चैनल की ओर से प्लेयर हम ही है, किसी में लापरवाही नहीं। तो अपने आप ग्रोथ होगी कि नहीं होगी? तो खुद से कंपटीशन रखो।
हाँ चले देखो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, जल्दी बनाओ बेटा। मेटालिक, एल्युमिनियम और लेड, आर्मरिंग, आर्मरिंग, ARMOURING बेटा, आर्मरिंग। चलो, नहीं खत्म किए बिना जाने नहीं दूंगा, एक दिन में एक चैप्टर है ये, तुम चाहे आधे घंटे में एक बना लो। इसमें अभी मुझे जो एक थ्योरी का पार्ट भी है इसमें, तो पहले जो न्यूमेरिकल वाला है उसको निपटाओ। थ्योरी तो ये भी है। देखो भाई, इंसुलेशन का रोल क्या है, कोरिया कंडक्टर भी लिखाऊं क्या कि बिजली को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है? भाई ये तो जरूरी है। अरे नालायक, तार का मतलब क्या होता है नहीं पता? भाई ये तार तो तार है, जिसका काम है, सप्लाई सिस्टम में लिखा भी है हमने, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। भाई कंडक्टर के द्वारा ही तो जाएगी, कंडक्टर में तो फ्लो करेगा। इंसुलेशन लिखिए। चलो यार, कोर या कंडक्टर, ये नहीं तो ये कहेगा गुरुजी ने मेरी बात नहीं मानी। इसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसे कॉपर या एल्युमिनियम का बना सकते हैं, लेकिन हाँ जी कॉपर, लेकिन महंगा होगा। तो इसे किसका बनाए? हाँ तो एल्युमिनियम, इसे कॉपर या एल्युमिनियम से बना सकते हैं, इसे कॉपर या एल्युमिनियम से बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर एल्युमिनियम से ही बनाते हैं। ठीक है भाई, किससे बनाएंगे? एल्युमिनियम से। अब आ जाओ इंसुलेशन। बताओ भाई बच्चों, इंसुलेशन में क्या क्या करें? यह कंडक्टर से कंडक्टर के बीच व कंडक्टर से मेटालिक शीट के बीच में इंसुलेशन देता है। देखो इसमें अलग अलग कंडक्टर को भी, तार को भी इंसुलेट करेंगे, और मेटालिक शीट में रखने से पहले भी वो पूरी लेयर चढ़ाते हैं हम लोग। यह कंडक्टर से कंडक्टर, यह कंडक्टर से कंडक्टर के बीच व कंडक्टर से मेटालिक शीट के बीच इंसुलेशन देता है। हो गया जी। अभी इसकी थ्योरी में लिखाऊंगा तो मैं, कुछ टाइप्स है जैसे पेपर वाला है, तो पहले इन सबको लिख लो, है ना। नेक्स्ट क्या है जी? मेटालिक शीट। ये बहुत खास हो गई भाई, मेटालिक शीट। ये तो पूछता ही है किसकी बनी हुई है, एल्युमिनियम लेड, लेकिन ये भी पूछता है क्यों इस्तेमाल करते हैं।
यह इंसुलेशन को नमी से सुरक्षा प्रदान करता है। इसे एल्युमिनियम या लेड से बनाते। इसे बेटा हम एल्युमिनियम या लेड से बनाते। चलो भाई बच्चों नेक्स्ट आ जाओ, बेडिंग। देखो बड़े कमाल की चीज है बेडिंग भी। एक मैकेनिकल में बेसिक प्रॉपर्टी हुआ करती है बेटा। क्या होती है कि यदि दो अलग अलग मेटल को हम आपस में कांटेक्ट में ले आए तो कोरोजन, जंग लगना शुरू हो जाता है, जिससे एक दूसरे को काटने लग जाती है। तो अब यार आर्मरिंग स्टील का है, मेटालिक शीट एल्युमिनियम या लेड का है, दो अलग अलग मेटल है, कांटेक्ट में आएंगे तो जंग लगेंगे। तो हम लोगों ने दोनों के बीच में कोरोजन या जंग लगने से रोकने को दोनों के बीच में एक हिसेन या जूट की लेयर फैला दी। भाई ये दो बॉडी आपस में टच में ना आए, तो मैंने इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी। अब मैंने आर्मरिंग करी, तो अब दोनों जो मेटल है ये आपस में कांटेक्ट में नहीं आएंगे। ठीक है जी। तो हम लोग कहते हैं कि यह आर्मरिंग व मेटालिक शीट के बीच जंग लगने से सुरक्षा प्रदान करता है। देख लिया? जल्दी जल्दी से एक बार नजर डालो, पढ़ लो। अब सूरज जी नहीं पढ़ा है तो बेटा पढ़ो। अब लक्ष्य बैच में इसलिए लेक्चर ज्यादा है, हम 1-1.5 साल से लक्ष्य बैच पढ़ा रहे हैं, तीसरी बार पढ़ा रहे हैं। हाँ तो देखो ना, एक सीक्वेंस है भाई ये सिम्बास वाले। इतना भी क्या मुश्किल है सिम्बास विम्बास। भाई कोर है, हमें पता है, इंसुलेशन है, उसके बाद सीट में रखना है, उसके बाद हमें बेडिंग करनी है, आर्मरिंग करनी है भाई ये। हाँ तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में लेयर याद होनी चाहिए जी। पहले कौन से करेंगे, किसके ऊपर क्या करेंगे, तभी तो बनवाए ये इसे सवाल के लिए है ये। बच्चे ये याद भी करते हैं ऐसे, तो मुझे कभी जरूरत पड़ी नहीं शायद ऐसे याद रखने की। कोर, इंसुलेशन, मेटालिक शीट, बेडिंग, आर्मरिंग, सर्विंग। चलो जी नेक्स्ट है बेटा, देखो आर्मरिंग। आर्मरिंग से सवाल आया। आर्मरिंग बड़ी खास है ये, तभी तो ये बेचारा बहुत महंगा है। मतलब देखो ना केबल, अब ये कहा क्या था जो बाहर टंग रहे तार, तार लाए और खींच दिए अपना, इसको स्पेशल बनाना पड़ा। यह यांत्रिक शक्ति बढ़ाता है। यह केबल की यांत्रिक शक्ति को बढ़ाता है। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं यहाँ, इसे इसे स्टील की
टेप से करते हैं, हम स्टील के तार को वैसे लपेट देते हैं स्टील के टेप को, जिससे कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अनेक सारे काम किए हमने इसमें। सर्विंग को ऐसे मत लिखिएगा, सर्विंग तो एक फाइनल टच है, एक, हाँ, अच्छा दिखने के लिए एक फाइनल लेयर है कि जिससे पूरी अपना जो केबल है उसे फाइनली हमने फिनिश कर दिया। तो सर्विंग का फायदा भी है कि सर्विंग से जो आर्मरिंग वगैरह ये सब अपना सेफ हो गए। तो सर्विंग एक फाइनल लेयर है जिसे हम नॉर्मली आजकल पीवीसी से कर रहे हैं। मतलब तुम्हें लगा ना कि हमने केबल के जो पीवीसी से ऊपर निकाल के केबल खराब हो गया, तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा केबल का। तार तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत प्रयास करना पड़ेगा। मतलब तुम्हें तार दे भी दिया और ये टास्क दे दिया होगा कि भाई इसमें कंडक्टर को निकालो, तो तुम्हारी वाट लग जाएगी। अब देख लो कितनी चीजें हैं इसमें, हैं? तो बड़ी मेहनत है इसमें। चलो जी नेक्स्ट लिखिए इसमें, इंसुलेशन प्रतिरोध। ये हमने छोड़ा नहीं, लेकिन ये बाद में लेंगे। जो याद रखने की चीजें जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल, जो हम लोग लो टेंशन, हाई टेंशन, सुपर टेंशन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन जो बनाते हैं ना, तो लिखेंगे। जैसे हम लोग 3 फेज में लिखते हैं, बेल्टेड, स्क्रीन्ड और प्रेशर। ठीक है, जो सबसे पहला केबल था एच टाइप ना, जो तो हेस्टर होल्डर जो वैज्ञानिक थे उनके नाम पर था, तो उन्होंने एच से नाम शुरू होता था तो उसका नाम एच केबल रख दिया। यहां से लास्ट टाइम मैं सवाल करा रहा था ना पेपर में, तो ये मिला था। इंसुलेशन प्रतिरोध, देखो ये कंडक्टर का प्रतिरोध नहीं है, ये इंसुलेशन का है बेटा। ये मेटालिक शीट है, मेटालिक शीट के अंदर में ये कंडक्टर रख दिया बेटा। अब कंडक्टर के ऊपर तुम इंसुलेशन ही तो करोगे भाई, डायरेक्ट तो रखेंगे नहीं इसे। ये भाई सुमित जी, क्या डायरेक्ट रखें? तो ये जो इंसुलेशन हमने किया, ये इंसुलेशन जो हमने किया है इस कंडक्टर के ऊपर, हमें इसका प्रतिरोध देखना है, हमें तार का प्रतिरोध नहीं देखना। तार का प्रतिरोध तो वही R बराबर रो एल अपॉन है। तो हमने बेटा ये देखा कि कंडक्टर, चलो लिख दो, ये है इसमें कंडक्टर या चालक, और ये है बेटा इसमें मेटालिक शीट। ये है स्मॉल d/2 और ये है कैपिटल D/2। ठीक है बच्चों, और जो L है ये है लंबाई। तो R बराबर में रो अपॉन 2πL log E कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। देखिए कैपिटल D है मेटालिक शीट का व्यास, ठीक है भाई, और स्मॉल d है चालक का व्यास। ठीक है भाई बच्चों, तो ये बताओ इंसुलेशन प्रतिरोध, इंसुलेशन प्रतिरोध का लंबाई के साथ रिश्ता क्या आया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आया है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतिरोध का लंबाई के साथ में रिलेशन क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। और कंडक्टर में जी समानुपाती था। लेकिन ये इंसुलेशन की बात हुई है, तो ये आ जाता है प्रतिरोध व लंबाई, यानी इंसुलेशन प्रतिरोध, इंसुलेशन प्रतिरोध व लंबाई के बीच में जो रिश्ता है वो है R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। चलो जी फिर नेक्स्ट लिखेंगे,
लेंथ है, लंबाई। एकल कोर केबल के लिए धारिता। एकल कोर केबल के लिए धारिता, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल कोर केबल। ये है जी D/2 और ये लीजिए भाई कंडक्टर और मेटालिक शीट। नहीं भाई ये मेटालिक शीट है, ये यहाँ से ये मेटालिक शीट ही तो है, कैपिटल डी है मेटालिक शीट का व्यास। जो इंसुलेशन है ना दोस्त, ये तो यहां से यहां भर रखा है, ठीक है जी। भाई बहुत खास है ये सूत्र, इसे मत भूल जाना। से नॉर्मल सवाल देता है 100 किलोमीटर के लिए इतना है, 200 के लिए बताओ, नॉर्मल सवाल। सर्विंग रह नहीं गया रे, सर्विंग लिखा है नहीं तुम्हें है। वो तो चालक का होता है, ये इंसुलेशन का प्रतिरोध है, वही तो गलती करते हैं बच्चा। उसमें लंबाई के क्या है, चालक के प्रतिरोध का रिश्ता क्या है, R प्रोपोर्शनल टू L, और इसमें क्या है, इसमें वो ये किसका है, लंबाई। अरे यार इंसुलेशन शब्द तो इस्तेमाल करेगा। नहीं नहीं, बिना पढ़े नहीं करना, ये गड़बड़ हो जाएगा। बच्चा कह रहा है कि सर D/2 क्या है, भाई बताना। D व्यास है तो D/2 ये त्रिज्या नहीं होगी भाई, तो हमने त्रिज्या लिखा था ये, तो ये सॉल्यूशन करके तब हमें ये मिलता है। चलो जी यहाँ आ जाओ, एकल कोर केबल के लिए धारिता, फिर से यही D क्या है, मेटालिक शीट का व्यास, स्मॉल d क्या है, हम पूरे में वही लेके चलेंगे, स्मॉल d क्या है, चालक का व्यास। अगर 2 से हम डिवाइड कर दे तो हमें रेडियस मिल जाती है। देखिए बेटा यहां पर अगर हम देखें तो एक बात बताओ, तो मैंने ये लिखाया भी था, याद करो जब हमने इलेक्ट्रिकल डिजाइन पढ़ा था। भाई बच्चों हमने ये कंडक्टर लिया और कंडक्टर के ऊपर मेटालिक शीट, हमने ये परिभाषा नहीं सीखी कि जब दो मेटल किसी इंसुलेटर से अलग होते हैं तो वो कैपेसिटर बनता है जी। तो ये यहाँ पर हमने एप्सिलॉन R रख लिया जी, परमिटिविटी। अब तो नए शब्द नहीं है भाई ये। तो देखो जी सिंगल कोर केबल के लिए सूत्र होगा C बराबर में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और log E D/R फैरड पर मीटर। पर मीटर पता है क्यों है, 1 मीटर दूरी के लिए, ये ऐसा लिख लो, फैरड पर यूनिट लेंथ। अरे भाई याद रहेगा, भूल भाल जाओगे। ये मैं दूसरी बार लिखा रहा हूं आज तुम्हें, 1-2 दिन पहले भी लिखाया था ये।
मेरे से पूछो बेटा। क्या है? दो अलग, दो कंडक्टर इंसुलेशन द्वारा अलग होता है तो कैपेसिटर, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट लिखो। 3 कोर केबल के लिए धारिता। 3 कोर केबल के लिए धारिता। हाँ एक ही नहीं बनाया, देख एक ही तो तार बना रखा। 3 के लिए आप बनाएंगे, देखो टेंशन क्यों ले रहा है दोस्त, सब हो जाएगा। देखो ये मेटालिक सीट है भाई, एक मेटालिक सीट के अंदर एक कंडक्टर रखा तो एकल कोर, 3 रखेंगे तो 3 कोर। तो हमने इसमें 3 कोर रख दिए, जैसे इनकी ना डेरिवेशन भी होती है बकायदा। तो अब वो इतनी लंबी चौड़ी है, फिर कुछ फायदा आपका होना नहीं। जेईई में तो खूब माथा पच्ची करनी पड़ी इनमें, क्योंकि इसलिए यार देखो ना, इसलिए करानी पड़ती है जेईई में। एसएससी जेईई में फिर मेंस भी एग्जाम होता है, तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करते तो डायरेक्ट लिखा देते, अब उनका मेंस एग्जाम लिखने वाला होता है, तो फिर इन्हें सब चीजें बता के अपना कराना पड़ता है। आपका कुछ ऐसा मैटर है नहीं। 3 लगा दिए जी, 1 2 3। इसे करेक्ट करिए, तुमने ध्यान नहीं दिया। कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। हाँ भाई बच्चों, 2 तार के बीच, ये भी तार है, कोर है, ये भी कोर है, इसके बीच में लगने वाला कैपेसिटेंस कहलाएगा सीसी। देखो हमने डिनोट कर लिया, सीसी का मतलब है 2 कोर के बीच धारिता। ठीक है भाई। अरे अर्जुन जी, पेपर ही बना के दे दे। अब कह रहे इस पे कैसे सवाल बनते, बताओ भाई। ये आएगा सीधा सूत्र। अब ये कि तुम्हें कहा कि क्या है व्युत कर्मानुपाती, तो कहेगा लंबाई बढ़ा दी, प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा, घट जाएगा, क्यों व्युत कर्मानुपाती। ये है बेटा सीई। भाई देखो, कंडक्टर मेटालिक शीट भी तो कंडक्टर है, तो जब इनके बीच में कैपेसिटेंस हो तो इसके बीच में भी लगेगा। और ये है जी सीई, और बेटा ये भी है सीई। देखिए भाई बच्चों, सीई का मतलब है, बता भाई सुमित बाबू, हम कंडक्टर टू मेटालिक शीट कैपेसिटेंस, अरे जो कॉमन है ना पूरी की पूरी है, तो मेटालिक शीट है। जो कॉमन बॉडी होती है, जैसे मेटालिक शीट कहो, अर्थ मानो, जो मर्जी लिखो, तो हम लोग कहते हैं सी का मतलब है कोर व मेटालिक शीट या फिर अर्थ के बीच धारिता।
ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव कराऊंगा इन पे। तो देखो बेटा, याद रखिएगा, इन सब का कैलकुलेशन करके जो पर फेज कैपेसिटेंस आप लिखेंगे, भाई इतने सारे बन गए। अब एक फेज में तुल्य कैपेसिटेंस कितना है वो तो हमें कैलकुलेट करना था। अब यहां तो था ही एक फेज, तो सी एन का मतलब है 3 CE प्लस में CE प्लस में 3 CC। ये है जी प्रत्येक फेज में धारिता। अब देखो मैं न्यूमेरिकल पूछता हूं, CE प्लस में 3 CC। एक फेज में जो कैपेसिटेंस मिला है वो है CE प्लस में 3 CC। अभी तो वेदर फोरकास्ट में बारिश दिखा रहा है। करे एक सवाल देखना, एक 3 कोर केबल में कोर टू कोर कंडक्टर से कंडक्टर के बीच धारिता 3 माइक्रोफैरड है तथा कोर से अर्थ, अर्थ मतलब हमने क्या कंसिडर कर रखा, मेटालिक, शाबाश, के बीच धारिता 2 माइक्रोफैरड है। तो प्रत्येक फेज में तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। बताओ भाई बच्चों, शाबाश। तो हमने जो लिखा है ना बस उसको लगाना है और कोई टेंशन नहीं भाई। हमने कहा जी, हमने अभी किसी का है CN बराबर CE प्लस में 3 CC। CE का मान बोलो, कोर से अर्थ के बीच 2 है, ओके 2, 3 × CC कोर से कोर के बीच 3, कितना 11 माइक्रोफैरड। भाई इतना तगड़ा न्यूमेरिकल आएगा तुम्हारे पास।
सर नो, अरे साहब, ये नो कैसे, सी छोड़ ही दिया बेचारा है। सी तो पहले से स्टार में ध्यान से देखना, हमने कुछ अलग थोड़ा ही किया, इसमें 3-4 स्टेप थे, मैंने वो नहीं कराया क्योंकि वो डेरिवेशन था। देखो अगर तुम डायग्राम को ध्यान से देखो, सी 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 डेल्टा है, सी सारे स्टार में है क्योंकि ऊपर एक कॉमन पॉइंट से जुड़ रहे हैं ना, मेटालिक सीट एक ही तो है। डेल्टा को स्टार में बदलो कैपेसिटर में, 3 गुना होता है, तो C+3C बात वो थी। तो इसमें 2-3 डायग्राम बनवाने थे, फायदा नहीं था। नहीं नहीं, ये तो दोनों के लिए ही था, ये तो सबके लिए था। देखो ये तो तब था जब एक था, तो ये हमने लागू कर दिया, इससे तो हम एक एक का निकाल देंगे। यहां देखो, इससे हमने अकेले अकेले का निकाल दिया जी। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ना, ये हमने एक कंडक्टर और मेटालिक शीट के बीच में लिखा है, इसी फॉर्मूले के द्वारा निकाल के हमने ये अलग अलग कंडक्टर और मेटालिक शीट ये हमने कैलकुलेट किया है। तो वो मान कैलकुलेट करके यहां रख के हम अब सॉल्व कर रहे हैं इसे आगे 3 कोर केबल के लिए। हाँ, वही तो देगा, एक एक, एक कोर रख के कर सकते हो, या भयंकर मुश्किल है? मुश्किल तो है? चलो देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी का मैं बता दूं, न्यूमेरिकल का अगर इस सेक्शन से कुछ फेवरेट है तो देखो, न्यूमेरिकल के लिए बहुत छोटे छोटे फॉर्मूला है जो आपको याद रखने हैं। लेंथी तुम्हें लग रहा कोरोना पावर लॉस पूछेगा, नहीं पूछेगा, न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। किसके समानुपाती है ये पूछ सकता है, WL²/80 बहुत जरूरी है। सप्लाई सिस्टम पढ़ा है, ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के एडवांटेज, तो उससे ये कह सकता है, जो ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को 10% बढ़ा दे इस तरह का, तो लॉसेस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद अगर न्यूमेरिकल के लिए कुछ जरूरी है जहां हमें बिना कैलकुलेटर के आंसर मिल सकता है, वो अब ये वाला पार्ट है अंडरग्राउंड केबल का, पूरे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें फॉर्मूला बहुत है पावर सिस्टम में, लेकिन इसके फॉर्मूला नॉर्मल थ्योरी ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरी है। जैसे न्यूमेरिकल यहां से थोड़ा सा कम पूछेगा, क्योंकि ये इस लेवल के न्यूमेरिकल तो आ सकते हैं, इनमें कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। नहीं तो ज्यादातर में इसमें किसी में log E है, किसी में log 10 है ना, किसी में लंबा चौड़ा फॉर्मूला है। तो जो बड़े बड़े फॉर्मूला है इन्हें तो याद इसलिए रखना है कि हमें अगर ये पूछ लिया कि निम्न में से कोरोना पावर लॉस का कौन सा सूत्र सही है, तो भाई सूत्र आना चाहिए ना, तो इसलिए ये जरूरी है। अब जो नेक्स्ट है हमारा, ये हमें देखना है कि हमारे पास बेटा कंडक्टर और मेटालिक शीट दो है, हमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस देखना है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस वही जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आप पढ़ते हो ना, केवी पर सेंटीमीटर, केवी पर एमएम, वही है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस हमें ये समझना है कि भाई अधिकतम कहाँ होगा, ये आ चुका आपके पेपर में, अधिकतम कहाँ होगा कंडक्टर की सतह पर, न्यूनतम कहाँ होगा मेटालिक शीट पर, फिर इनका रेशियो पर पूछ लेता है। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस, चले भाई। तो भाई हिमांशु, अरे कल तो मैच देखने ना गया, तो मैच देखने गया था, चला जाता।
500 का रहे हैं यहाँ इंटरनेशनल स्टेडियम है क्या? रायपुर यहाँ देहरादून में। कल सीधा प्रसारण, कल का मैच नहीं देखा तुमने? ये इंडिया लीजेंड्स और इंग्लैंड, जीता कौन है? ए भाई, ये किसी किताब में नहीं लिखा कि अगर 2-3 घंटे एक दिन कहीं घूमने चले जाए तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये किसी थ्योरी किताब में नहीं है। ऐसी लाइफ को मत बनाओ। जब आपने कहा जी मैं लगातार पढ़ ही रहा हूँ जी, आज आधा घंटा 1 घंटा ज़्यादा सो गया, तो भाई ये थोड़ा है कि भाई आज तो सो गया, भाई गुनाह कर दिया। अब ठीक है, नींद आ गई तो आ गया, बाकी और देख लो, पढ़ लो। तो जो चीज़ है ही नहीं कंपटीशन में, बेचारे को कंपटीशन को तुमने विलन बना के रखा हुआ। देखो मैंने बड़ा क्लियरली क्या कहा कल, वीडियो नहीं देखी मैंने। एक वीडियो इसीलिए दिया बच्चों को ताकि समझाओ। मैंने क्या कहा यार, किसी को अगर खाने के बाद नींद आती है तो जबरदस्ती ना करो, 1 घंटा सो जाओ अगर आती है तो, कम से कम माइंड फ्रेश तो रहेगा। और किसी को आदत है कि खाते ही बैठ के पढ़ सकता है तो पढ़ लो। भाई बच्चों, ये वही कंडक्टर पुराना जो चला आ रहा है, जिसकी त्रिज्या वही d/2 और व्यास स्मॉल डी। यही मेटालिक शीट बेचारा जो पुराना चला आ रहा है, d/2 है जी, कोई परिवर्तन नहीं। देखो भाई बच्चों, V यहां पर है वोल्टेज जिस पर ये काम कर सकता है। ओके, मूल बिंदु ओरिजिन यही तो है। ये है कंडक्टर और ये है मेटालिक शीट। देखो तुम्हें G का फॉर्मूला लिखाता हूं। G बराबर 2V स्मॉल डी log E कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तुम्हें लग रहा है न्यूमेरिकल आएगा इस पे? न्यूमेरिकल इस पे नहीं है, न्यूमेरिकल अब आएगा जो मैं लिखाऊंगा। अच्छा ये बात बताओ, एक सूत्र में तो G बराबर ये है भाई बच्चों, और एक सूत्र में यहां स्मॉल d की बजाय कैपिटल D है। देखो स्मॉल d यही तो है यार, है जी। अगर बटे में स्मॉल d है, स्मॉल d कम दूरी है, तो कम दूरी से भाग देंगे तो ये अधिकतम होगा, और ज्यादा दूरी यानी कैपिटल D, तो ये मामला था जी, ज्यादा दूरी तो ये कम होगा। ये बताओ, क्या चालक की सतह पर, इंपॉर्टेंट भैया, चालक की सतह पर अधिकतम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है? क्योंकि जो G मैक्सिमम आएगा वो चालक की सतह पर ज्यादा आएगा, इसीलिए चालक के ऊपर जो इंसुलेशन है ना, वो सबसे पहले डैमेज होना शुरू करती है। चालक के ऊपर इंसुलेशन चिपकी हुई है, अरे स्ट्रेस अगर हो गई आदमी को तो पागल हो जाता है ना, वो अनबैलेंस कंडीशन है ना भाई। यही तो है भाई, तनाव हो रखा है, जैसे जैसे तनाव हो रहा है तो सो जाता है, क्लास में ही हो चाहे, अभी भी माहौल बना रखा था इसने। तो अगर स्ट्रेस होती है तो भाई तनाव अगर होगा, अबे भाई
तो थोड़ा सा इन्हें देखो मैं। तो ऑब्जेक्टिव पूछ लिया आपसे, अंडरग्राउंड केबल में अधिकतम स्ट्रेस या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस कहाँ होता है? सतह पर। और न्यूनतम? बस मेटालिक सीट पर। ठीक है जी। तो जी मैक्सिमम, अब देखो इन्हें थोड़ा है ना तुम अलग अलग को रटोगे। जी मैक्सिमम बराबर 2v अपॉन स्मॉल डी करो। लॉग ही कैपिटल डी बाई डी तो है ही यार। अरे इसमें डायामीटर कितना लिया आपने? स्मॉल डी, तो बटे में स्मॉल डी। इसमें कितना लिया था? कैपिटल, तो कैपिटल। तो देखो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सीधे सीधे चालक की सतह पर, चालक की सतह पर अधिकतम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है। अधिकतम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस, चालक की सतह पर अधिकतम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भाई मेटालिक सीट पर, अरे वाह तो पता है आपको, मेटालिक सीट पर न्यूनतम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस भाई पढ़ो, इतने को कर सकते हो भाई। फॉर्मूला नहीं भी यार याद रखोगे चलो छोड़ो, लेकिन ये तो याद रखना पड़ेगा, अधिकतम कहाँ न्यूनतम कहाँ। ये तो थ्योरी वाला ऑब्जेक्टिव है। अभी तो तुम्हें ये भी पढ़ाने पड़ेंगे कि लकड़ी को काटने के लिए ये वाली आरी इस्तेमाल करनी, औजार। लेकिन ये जल्दी हो जाते हैं, हैं? क्यों नहीं बज रहा? 8 दिन है। तो 8 दिन में तो दुनिया पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाए। टूल्स ही तो है, टूल्स तो एक दिन का रहता है ना, तुम्हें फोटो ही तो दिखाने हैं बस, इनके बारे में चाहिए। कुछ तो ऐसे हैं, कुछ तो ऐसे टूल्स है जो नॉर्मल याद ही रहते हैं। ठीक है जी। और सारे थोड़ा ही करने की, तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि एक स्मार्ट वर्क करके गए, आ जाए तो लगा दो, नहीं तो ऐसा तो है नहीं कि 150 के 150 टूल्स के सवाल आएंगे। आरी हो गए, प्लायर हो गए अलग अलग। हाँ नॉर्मल से सवाल है अपना। अब उतने डिटेल में पदार्थ इनके पूछ लेता है, इतनी गहराई में कभी आता नहीं कि इसकी लंबाई चौड़ाई साइज, तो फिर बहुत रटना पड़ेगा फिर। ये है तो बस जितने में काम हो जाए उतना अपना कर लिया जी। अब देखो हमें ये पता है कि 4 प्रकार के जो सिंबल है, साइन है, उनमें से एक सवाल फंसता है कि किसका बैकग्राउंड कैसा है। सूचनात्मक तो बहुत ही आता है, ये कैसा होता है? ये सही बोला, प्लस वाला ग्रीन व्हाइट पे अपना बस बन गई बात है। कहाँ? अच्छा मैंडेटरी, प्रोहिबिटेड, यही तो है बस। डेंजर साइन, डेंजर वाला अच्छा कौन नहीं पहचानेगा कि सब जगह तो लगा है, तो बैड डेंजर है। अब कुछ ऐसी चीजें जिन्हें करने की जरूरत, लेकिन हम थ्योरी लिखाएंगे इनकी, भाई किसी को बिजली का झटका लग जाए है जी। अब सवाल क्या कि इसे क्या तुम ऐसे हाथ पकड़ के पीछे हटाओगे? इतना मूर्ख समझाए क्या? सबको पता है कि भाई इंसुलेटेड
छड़ी से या किसी भी इंसुलेटेड कपड़े से उसको अलग करिए, है कि नहीं भाई? ये तो नॉर्मल चीजें हैं। अब कौन इतना मूर्ख है कि ये तो जाहिर है, इतना तो अनपढ़ को भी पता है कि भाई हाथ नहीं पकड़ना इसका। बेटाडीन की ट्यूब भी है जरूरी भाई, फर्स्ट एड किट। जो माउथ टू माउथ विधि है वो सबसे अच्छी है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी जो हम करते हैं उसकी सबसे अच्छी विधि है। यही तो विधि है, सेल्विस्टर सेविस्टर विधि। ऐसे लेटाना है, उल्टा लेटाना है, पीठ के बल से ऐसे दबाना है, चेस्ट को दबाना है। हैं? जी मैक्सिमम जी मिनिमम, अब न्यूमेरिकल बताएं? इस पे न्यूमेरिकल नहीं, लेकिन ये अच्छा, इन्हें डिवाइड कर ले हम। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। कैपिटल डी बटे स्मॉल डी अरे जी मैक्सिमम बटे जी मिनिमम, क्या मिला? अरे यार, आप 1 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा। 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो तुम्हें ये मिलना तय है। देखो भाई, अगर मैं आपसे कोई न्यूमेरिकल पूछ रहा हूं कि मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस कुछ है, मिनिमम कुछ दे दिया, कंडक्टर का डायमीटर दे दो, मेटालिक शीट का बता सकते हो, किसी कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं। तो न्यूमेरिकल के लिए नहीं है यार ये मामला, ये किसके लिए है कि कंडक्टर की सतह पर अधिकतम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है। छोटा सा सवाल है, ये टिक लगाए आगे बढ़े। इसके बाद में है कि जी मैक्सिमम बटे जी मिनिमम बराबर कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। और याद रखने का देखिए, ऊपर क्या है? मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम मतलब बड़ा डी, नीचे मिनिमम मतलब छोटा डी, छोटी, बस खत्म। अब देखो, जब हम केबल बनाते हैं, ऐसा तो है नहीं भाई कि केबल को कैसे भी डिजाइन कर लो, नहीं कर सकते, पैसा भी तो खर्च होगा। तो हम लोग ये तलाश करते हैं, जैसे हम लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन में हमने कहा इकोनॉमिकल वोल्टेज तलाशो, भाई सबसे अच्छी ये। तो इसी प्रकार से यहां पर ये तलाशो कि भाई सबसे अच्छा डायमीटर कौन सा है जिसमें हमें पैसे की बचत हो। भाई मोटा भी नहीं बना सकते और पतला भी नहीं। तो देखिए जी, सबसे अच्छे का मतलब है सस्ता, चालक का व्यास। देखो इसके लिए जो शर्त है ना, कितनी कमाल की शर्त, लॉग ई कैपिटल डी बटे स्मॉल डी का मान 1 आना चाहिए। ये रख दिया जी। हाँ, ये मान अगर 1 आएगा तो भैया सबसे अच्छा व्यास निकाल सकते हो चालक का। खैर, इसे लोग ही को इधर जाकर हल करते तो रिश्ता ये है, कैपिटल डी बटे स्मॉल डी 2.718। हाँ, लॉग E1 को उधर भेज देंगे ना हम, 2.718। भाई ये मिला है फ्री का नंबर। देखो जी, न्यूमेरिकल करेंगे इस पे, ये देता है फ्री का नंबर। भाई हमें पता है कि यदि हम मेटालिक शीट का व्यास क्या है, यदि हम इसे 2.71 से डिवाइड कर दें तो हमें चालक का व्यास सबसे उच्चतम व्यास मिलेगा, सबसे मतलब बढ़िया व्यास। तो जरूरी नहीं कि न्यूमेरिकल, ये भी कह सकता है कि कंडक्टर का सबसे सस्ता या कंडक्टर का सबसे अच्छा व्यास निकालने के लिए मेटालिक शीट के व्यास को कितने से
भाग दिया जाता है। ठीक है भाई, याद हो गया ये। कैपिटल डी बटे स्मॉल डी बराबर अब वैसे भी देखो यार, क्लियर है, हमें पता है कि छोटा डी है, कम ही होगा। तो कम कैसे आएगा जब बड़े को भाग देंगे। अरे भाई, भाग दे के ही छोटा नंबर आ सकता है। अगर ये 20 है तो इसे भाग दे दो 2 दशमलव में, तो कम तभी तो आएगा। तो कैपिटल डी बटे 2.718। मान लिया मैं आपको ये कहूं कि किसी केबल में मेटालिक सीट का व्यास 10 सेंटीमीटर है। छोटा ही सवाल लेते हैं। तो इकोनॉमिकल कंडक्टर व्यास ज्ञात कीजिए। क्या करोगे भाई, बोलो फटाफट बोलो यार। अरे डी बराबर जी 10 बटे कितने से डिवाइड करें, 2.718, कितना आ गया 4.5। ये लो, फ्री का ही तो नंबर है यार, ये भाग देना ही तो है। पेपर लगेगा भाई, मुश्किल आ गया पेपर। देखने में ये सवाल लगते हैं कि मुश्किल है। चलो एक थ्योरी वाला सवाल छोटा सा और है। चले भाई, नेक्स्ट एक और है। नेक्स्ट एक शब्द होता है बेटा, ग्रेड। नेक्स्ट होता है ग्रेड। टाइपिंग थोड़ा ना आती पेपर में। आज तो फिर मजा आ जाएगा। आज क्या हुआ सर, शाम तक बताऊंगा तुम्हें क्या हुआ।
शाम को पता चलेगा आज तुम्हें क्या हुआ। नहीं नहीं, अभी तो छोड़नी पड़ेगी, अभी तो है ना, तो दोपहर वाले की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर नहीं, जो सेकंड बैच वालों के बच्चों के थे ना, उसके कुछ। चले ग्रेडिंग, वो वाली ग्रेडिंग नहीं है ये, कभी वो अपना जो नॉर्मल, हाँ ग्राउंड नहीं, जो हमने वहां पढ़ा था इसमें गार्डिंग थी, ये ग्रेडिंग है, ये अंडरग्राउंड केबल की ग्रेडिंग है। देखो इसका उद्देश्य क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस को, जितना भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस बराबर होगी ना, उतना ही अंडरग्राउंड केबल ज्यादा वोल्टेज पे चल सकता है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस को बराबर करने की विधि को ग्रेडिंग कहते हैं। और बस दो विधियों के नाम लिखने हैं, एक होती है कैपेसिटेंस ग्रेडिंग और एक होती है इंटरशीट ग्रेडिंग। बस दो लाइनों में खत्म हो जाएगा। हमें क्या लिखना है कि केबल में प्रत्येक सतह पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस को बराबर करने की विधि को ग्रेडिंग कहते हैं। केबल में प्रत्येक सतह पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस को बराबर करने की विधि को ग्रेडिंग कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। नंबर एक, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। ठीक है बच्चों, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, इसके नीचे लिखना है, इसमें अलग अलग रिलेटिव परमिटिविटी वाले पदार्थ को यूज करते हैं। क्या लिखा है, अलग अलग। ठीक है जी, कंडक्टर के पास वाली परत की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस सबसे अधिक होती है। ये हो गया समाप्त, सिर्फ इतना देना था। एक होती है बेटा इंटरशीट ग्रेड, इसमें लिखना है, इसमें समान रिलेटिव परमिटिविटी पदार्थ की लेयर को यूज करते हैं। ये हो गया जी समाप्त। भाई ये सब बस लिखना है मात्र आपको ग्रेडिंग में। बोलो ग्रेडिंग का काम क्या है जी?
आप कहेंगे प्रत्येक सतह पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस को बराबर करने की विधि को ग्रेडिंग कहा जाता है। जी का मान कितना होगा? अच्छा भाई मुन्ना कुमार जी सच बताओ, तुम्हें आज तक जी का मान नहीं बताया हमने? हाँ भाई, ये जी स्टैंडर्ड सिर्फ हवा के लिए ही तो है। हवा के लिए कितना? 30 kV पर। हवा के लिए तो स्टैंडर्ड है, बाकी के लिए स्टैंडर्ड थोड़ा ही है। तो बच्चे कह रहा है जी का मान कितना होगा, तो हवा के लिए हमने कोरोना वाले में लिखाया नहीं था। अब ये तो केबल के हिसाब से देगा, वो स्टैंडर्ड नहीं होता। 40 चाहता है, 50 चाहता है, वो तो देगा केबल में क्या चाहता है। तो ये स्टैंडर्ड नहीं है दोस्त। पढ़िए जरा इसे। दो प्रकार की, क्या? कैपेसिटेंस और इंटरसीट। ऑप्शन ए कैपेसिटेंस, ऑप्शन बी इंटरसीट, और सी दे देगा ए और बी बोथ। ठीक है जी, तो बोथ ए एंड बी। तो हम क्या कहेंगे कि इसमें अलग अलग रिलेटिव परमिटिविटी वाले पदार्थ को यूज करते हैं। ठीक है भाई बच्चों, इसमें समान रिलेटिव परमिटिविटी पदार्थ की लेयर को यूज करते हैं। तो कैपेसिटेंस में क्या? अलग अलग पदार्थ की लेयर, और इसमें समान पदार्थ की लेयर। ये हमारे ऑब्जेक्टिव है। आगे तो अपना टिक लगा लेना। ठीक है जी, चलिए भाई नेक्स्ट देखेंगे। अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट का पता लगाना। अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट का पता लगाना। देखते हैं जी फॉल्ट का पता हम कैसे लगाएंगे। अभी लोकेशन की बात नहीं है भाई। 3 तरह के फॉल्ट, एक अर्थ फॉल्ट, एक ओपन फॉल्ट, और एक शॉर्ट सर्किट। तो देखिए, इसे मैगर की मदद से ज्ञात करते हैं। किससे करेंगे? मैगर की मदद से ज्ञात करेंगे। इसे मैगर की मदद से ज्ञात करते हैं। अलग होता है, बैटरी पे पढ़ा देंगे। ए बाबा आप चुप बैठ जाओ जरा। इसी मैगर की मदद से ज्ञात करते हैं। तुम क्योंकि टॉपिक से हटते हैं, 5-10 मिनट बेकार, तब तक ये निमट जाएगा। इसलिए भी पढ़ लो और सुन लो इन्हें। अब पता नहीं सारी चीजें आएंगी तो सभी, कहीं ना कहीं तो सभी फिट है। देखो, एक होता है हमारा अर्थ फॉल्ट। अबे नाराज तो नहीं होता? तो होता है तो बताना, एक लगाऊंगा तेरे में। देखो जी बेटा, ये 3 हमें अर्थ फॉल्ट देखना है। हमने क्या करना है, ये 3 अलग अलग से आर वाई बी, अपना वही 3 फेज चले आ रहे बेचारे। तो हमें यही तो चेक करना है कि भाई कोई तार
अर्थ पे तो टच नहीं है, मतलब मेटालिक शीट पे तो टच नहीं है, इंसुलेशन हट गई तो टच हो जाएगा बेचारा। हम लोग करते क्या है कि मैगर लिया, पहले एक तार से एक टर्मिनल जोड़ा और दूसरे को हमने जमीन से जोड़ दिया। सब में करके देख लेंगे इसे, बारी बारी से तीनों में जोड़ेंगे। भाई देखो, अगर ये कहीं अर्थ से जुड़ा होता तो इसकी सर्किट पूरी हो गई, अर्थ से जुड़ा होता तो इसकी सर्किट पूरी हो गई। सर्किट पूरी होती तो ये क्या रीड करेगा बोलो, 0 देगा। यानी यदि मैगर इस केस में मैगर अगर 0 देगा तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉल्ट है जी। और अगर ये अर्थ नहीं होता तो देखो, अगर अर्थ नहीं है तो ये रास्ता पूरा नहीं है, रास्ता अर्थ से, हम अर्थ फॉल्ट ही तो देख रहे हैं हम लोग। तो अगर मैगर 0 देगा तो फॉल्ट था, और अगर अनंत दे दिया तो ओके, है ना। इनफाइनाइट मतलब कि ये पृथ्वी पे कहीं टच नहीं है, तो ओके जी। तो हमने क्या किया कि मैगर के एक टर्मिनल को चालक से जोड़ते हैं तथा दूसरे को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इसे हम बारी बारी से तीनों में चेक करेंगे। फिर हमने जब बी वाई के लिए तो एक यहां एक यहां, फिर बी के लिए अलग अलग, तो इसे बारी बारी से तीनों फेज के लिए चेक करते हैं। ट्यूसडे से जनरेशन शुरू, ठीक है जी। होटा क्या, ये संडे को कर सकते हैं हम, जब याद है क्लास। नमस्ते अंकल जी।
बस वही तो रहेगा मेरा। अरे वाह, फिर मुझे भूल जाओगे। चलो यार, कल मिलेंगे यार।